नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही जरूरी पहलू को समझने वाले हैं, संशोधन की प्रक्रिया। ये एक ऐसा टॉपिक है जो न सिर्फ हमारे देश के शासन को दिशा देता है, बल्कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से भी यहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर संविधान, जो देश का सबसे बड़ा कानून है, उसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्या उसे एक बार बनाकर हमेशा के लिए वैसा ही नहीं छोड़ा जा सकता? आज की चर्चा को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि संविधान को एक जीवंत दस्तावेज क्यों कहा जाता है। फिर इसकी संशोधन प्रक्रिया और संसद की शक्तियों की सीमाओं को जानेंगे। इसके बाद कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक संशोधनों पर नजर डालेंगे और आखिर में हाल के और भविष्य में होने वाले संशोधनों की बात करेंगे। तो पहला हिस्सा है संविधान एक जीवंत दस्तावेज, यानी एक ऐसा कानून जो समय के साथ खुद को बदलता है, विकसित होता है। तो ये लिविंग डॉक्यूमेंट या जीवंत दस्तावेज का मतलब क्या है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा संविधान पत्थर की लकीर नहीं है। इसे इस तरह बनाया गया है कि ये समाज की बदलती जरूरतों और नई चुनौतियों के हिसाब से ढल सके, और ऐसा करते हुए अपने मूल सिद्धांतों को भी बचाए रखे। यही वजह है कि ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव होता कैसे है? इस पूरी प्रक्रिया का जो इंजन है वो हमें मिलता है संविधान के अनुच्छेद 368 में। और हाँ, एग्जाम के नजरिए से ये आर्टिकल नंबर याद रखना बहुत जरूरी है। संविधान में संशोधन का रास्ता इतना आसान नहीं है और ये जानबूझकर किया गया है। सबसे पहले संसद के किसी भी सदन में एक बिल पेश किया जाता है, फिर उसे दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पास करवाना होता है। अगर मामला राज्यों से जुड़ा है तो आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी भी चाहिए, और आखिर में राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही वो संशोधन संविधान का हिस्सा बनता है। और देखिए, जैसा कि ये टेबल दिखाती है, सारे संशोधन एक ही तरह से नहीं होते। कुछ बदलाव, जैसे नए राज्य बनाना, साधारण बहुमत से हो जाते हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों जैसे बड़े मामलों के लिए विशेष बहुमत चाहिए। अब इसे आसान भाषा में समझें। इसमें 2 शर्तें हैं। पहली, सदन के कुल सदस्यों में से आधे से ज्यादा का समर्थन, और दूसरी, जितने सदस्य मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 का समर्थन। और अगर बात देश के संघीय ढांचे की हो तो इस विशेष बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्यों की हाँ भी जरूरी है। ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या संसद के पास संविधान को बदलने की असीमित शक्ति है? क्या वो जो चाहे बदल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। 1973 में एक ऐतिहासिक केस हुआ, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, जिसे हम मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहते हैं। कोर्ट ने साफ कहा कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे या उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। ये भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा सेफ्टी वॉल्व है। तो उस मूल ढांचे में क्या क्या आता है? वैसे तो इसकी कोई तय लिस्ट नहीं है, लेकिन समय समय पर कोर्ट ने बताया है कि संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और शक्तियों के बंटवारे जैसे सिद्धांत इसका हिस्सा हैं। मतलब इन चीजों को संसद चाहकर भी नहीं हटा सकती। ये सिद्धांत संविधान की नींव हैं। चलिए अब जरा इतिहास में चलते हैं और कुछ ऐसे संशोधनों को देखते हैं जो भारत को आज का स्वरूप देने में मील का पत्थर साबित हुए। इस टाइमलाइन को देखिए। 1951 में जो पहला संशोधन हुआ, उसने सामाजिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा काम किया। फिर आया 1976 का 42वां संशोधन। ये इतना बड़ा था कि इसे मिनी संविधान तक कहा जाता है। इसी ने हमारी प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े थे। और फिर 1989 में हुआ 61वां संशोधन, जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी और रातों रात करोड़ों युवाओं को लोकतंत्र में सीधी भागीदारी दे दी। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन जैसा हमने कहा, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो चलिए अब देखते हैं कि हाल फिलहाल में और भविष्य में क्या हो रहा है। हाल का सबसे बड़ा और चर्चित बदलाव है 106वां संविधान संशोधन, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये जो गैप दिख रहा है ना, यही पूरी कहानी कहता है। अभी लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करीब 15% है, और इस 106वें संशोधन का लक्ष्य इसे सीधे 33.3% पर ले जाना है, यानी 1/3। ये एक बहुत बड़ी छलांग होगी।
तो इस कानून की खास बातें क्या हैं? इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। ये एससी, एसटी के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा। हाँ, ये लागू कब होगा? अगली जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन यानी सीटों के नए सिरे से निर्धारण के बाद। और ये आरक्षण शुरुआत में 15 साल के लिए होगा। और जैसा मैंने कहा, ये विकास का पहिया रुका नहीं है। अभी भी संसद में कई संशोधन बिल लाए गए हैं जिन पर बहस चल रही है, जो दिखाता है कि हमारे संविधान को और बेहतर बनाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। मिसाल के तौर पर, कुछ प्रस्तावों में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने की बात है, तो कुछ में न्यायपालिका में नियुक्ति की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। एक बिल कहता है कि अगर किसी मंत्री पर गंभीर आपराधिक आरोप लगते हैं तो उन्हें पद से हटाया जाए। वहीं दूसरा बिल जजों की नियुक्ति में सामाजिक विविधता लाने की बात करता है। तो ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जैसे जैसे भारत और विकसित हो रहा है, हमारे संविधान के सामने अगली बड़ी चुनौतियां क्या होंगी और उन्हें पूरा करने के लिए इसका अगला कदम क्या होगा? यही तो एक जीवंत दस्तावेज की असली पहचान है।